आज हम लोग क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का 1 कंप्लीट कर दिए हैं लास्ट लेक्चर्स में, 2 लेक्चर में। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लाना है। जो भी अभी जो 4 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, 4 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक में है, एनसीईआरटी बुक में है ये सारा क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बोला हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ फॉर्म में लाना है, इसको सॉल्व पूरे तरीके से नहीं करना है। तो पहले एरिया किसके कैसा फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होता है वो कैसा होता है, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी इजक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गया 528 मीटर स्क्वायर, भी लगा सकते हैं तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर हमको एल और बी दो वेरिएबल नहीं चाहिए। किस फॉर्म में लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी सिर्फ एक अननोन वेरिएबल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है ना, इस तरह का फॉर्म लाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, द लेंथ, तो हाँ यहाँ हो गया कि एरिया हमको एल इंटू बी हो गया 528 मीटर स्क्वायर, यहाँ तक कंप्लीट है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। मान लेते हैं लेट एक्स बी द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। मान लो कि एक्स माने हुए हम इसका एक्स मीटर मान लेते हैं ना, एक्स मीटर जो है वो मान लिए हैं हम ब्रेथ रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो उसका लेंथ क्या होगा, तो उसका जो लेंथ होगा ना वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब अगर ब्रेथ जो है वो एक्स है, अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ जो है वो उसके दोगुना के यानी ट्वाइस ऑफ एक्स से भी एक ज़्यादा होगा। यही ये स्टेटमेंट बोल रहा है, ध्यान से सुनना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, एक ज़्यादा है, 2 गुना उसके चौड़ाई से, ब्रेथ से, 2x ऑफ 1 प्लस 1, ये इसका लेंथ हो जाएगा। और x तो हम क्या मान कर चले हैं, ब्रेथ मान कर चले हैं, x ब्रेथ मान कर चले हैं, और l हमको मिल गया 2x प्लस 1। तो यहाँ बस इस पर पुट कर देंगे, यहाँ पुट करेंगे तो l क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, b हमारा x है ही, इज इक्वल टू 528। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग आराम से x निकाल लेते हैं, पर हम लोग वो अभी करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है कि सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में लाकर दिखाना था। ठीक है, वहाँ तो हम लोग बात कर चुके थे। अच्छा, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये समझने का जरूरत है। और यहाँ पे 2 बोला हुआ है ना, 2 चाहिए थे, ऐसे इस तरीके के 2 नंबर चाहिए। तो लगातार नंबर, जैसे देखो 5 6 7, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर 5 6 7 है ना। वैसे ही 11 12 13, ये भी 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, 1 1 है। यानी अगर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 15 17 19, ये भी लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने के लिए बोला है, तो लेकिन कितना ढूंढने के लिए बोला, कितना बोला हुआ है, 2 है, तो 2 ही है। तो यानी एक मान लो कि x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, लगातार है ना, अगला नेक्स्ट नंबर तो x प्लस 1। ठीक है, तो अच्छा, ये 15 17 19 वाला कैसे पॉसिबल होता है, जब बोलता है ना कि फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 2 या विच आर ऑड, ऐसे बोलता है। ठीक है, तब उस तरीके का बनाया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला था, तो हम एक इंटीजर को मान लेंगे x और अगले इंटीजर को मान लेंगे x प्लस 1। तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमको मिल गया। लेकिन बोला क्या है
कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो ये हमारा पहला है, हम बता चुके अभी यहाँ पे 5 6 7 या 11 12 13 जैसा होता है। तो हम 2 बोला था तो एक एक्स लिए हैं, एक एक्स प्लस 1 लिया। दूसरा में क्वेश्चन बोला हुआ है कि इनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं यानी गुना करते हैं आपस में तो ये कितना वैल्यू देता है 306। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग इसको यहीं तक बनाकर छोड़ देंगे। वैसे इसको सॉल्व कर सकते थे पर अभी करेंगे नहीं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो मान लेते हैं कि लेट एक्स ईयर बी दी एज ऑफ रोहन। तो रोहन का एज हम मान लिए हैं कि 1 साल, तो उसका मदर का एज कितना हो जाएगा? तो उसका जो मदर का एज होगा वो कितना हो जाएगा? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब उसकी मदर जो है, अगर रोहन 1 साल का है तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, यानी उसकी माँ का एज जो होगा x प्लस 26 ईयर का, मतलब इतनी साल की उसकी मदर होगी। जो भी उसका बेटा का एज होगा, मान लो 20 साल है तो 20 में 26 जोड़ दो, 46 साल की उसकी माँ है। अगर बेटा का एज 15 साल है तो 15 में 26 जोड़ दो, लगभग 31 आएगा, तो 41 आएगा ना 15 में। तो जो भी आने वाला है वो उतना साल की उसकी मदर है। लेकिन आगे भी क्वेश्चन ये बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आज से 3 साल बाद, तो आज से 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा? 3 साल बाद 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन का जो एज है वो उस समय कितना साल का हो जाएगा? वो x प्लस 3 साल का, इतना साल का रोहन हो जाएगा। और उसकी जो मदर है वो कितने साल की हो जाएगी? x प्लस 3 प्लस 26 यानी कि x प्लस 29 ईयर्स की हो जाएगी। तो 3 साल बाद उनका जो मतलब एज का जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 360 आएगा। यानी कि इसका रोहन का एज 3 साल बाद होगा x प्लस 3, उसकी माँ का होगा x प्लस 29 और ये 29। अब इनका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो कितने के बराबर होने वाला है? 360 के बराबर। तो ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस ये हो जाएगा 87 ना, और यहाँ पे हो जाएगा 360। अच्छा, यहाँ से क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। इसको माइनस कर लीजिए, वही वैल्यू, और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट है आज का क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन समझने का ज़रूरत है, ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है। बच्चे ज़्यादातर इसी में फंसते हैं। हम जो बताते हैं वो एक अलग तरीका होता है। हम ज़्यादातर इस क्वेश्चन को टाइम के बेस पे सॉल्व करते हैं, लोग इसको डिस्टेंस पे भी सॉल्व करता है, कोई स्पीड पे भी सॉल्व करता है। हम ज़्यादातर इस क्वेश्चन को टाइम पे सॉल्व करते हैं और हमको टाइम पे सॉल्व करना इसको पसंद है। तो यहाँ पे पूछा है पहले कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मान लेते हैं सबसे पहले नंबर, लेट x किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इज द स्पीड ऑफ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन। मान लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन। मान लेते हैं कि ये जो ट्रेन था वो x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। इसी पे हम पूरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यही फॉर्मूला होता है टाइम का। इसी पे हम पूरा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। एक्स जो है वो स्पीड है। अब बताओ, एक ट्रेन था जो 480 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता था, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता था। अब क्या हो गया कि उसका स्पीड जो है वो घट गया।
8 किलोमीटर पर आवर, तब वो जो टाइम है वो 3 घंटा ज़्यादा लेता है उसी डिस्टेंस को चलने में। तो एक बार बताओ, अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था तब ज़्यादा टाइम लेता, या उसका 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड घट गया तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में जो स्पीड कम रहेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो मान लो कि जब यूनिफॉर्म टाइम उसका बात किया जाए कि यूनिफॉर्म टाइम कितना होता था, जब कोई भी स्पीड में गिरावट नहीं था तो ये यूनिफॉर्म जो टाइम था उसका वो कितना था, स्पीड क्या है 480, सॉरी डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना था 480, और किस स्पीड से ट्रैवल करता था x। तो ये इसका यूनिफॉर्म टाइम था, मतलब इस टाइम से ही वो क्या करता था, ट्रैवल करता था रेगुलरली। लेकिन जब क्या हुआ, उसका स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घट गया, तो वो जो टाइम उस कंज्यूम लिया वो कितना लेगा। जब इसका जो स्पीड है वो घट गया तो ये टाइम लेगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, क्योंकि ये स्पीड है, x माइनस 8 क्या है, किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, स्पीड है, यहाँ पे देखो स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से घट गया वो। तो ये जो है, ये जो टाइम है वो ज़्यादा होगा किससे, 480 बाई x से, कितने से, 3 से। ये लाइन जो है, ये लाइन समझने में ही पूरा का पूरा समय ख़त्म होने वाला है। ये जो लाइन है, ये लाइन को अच्छे से समझो। ये भी एक टाइम है, ये भी एक टाइम है, और ये भी एक टाइम है। स्टेटमेंट देखो, ये 480 बाई 1, 480 डिस्टेंस था, 1 किलोमीटर पर आवर उसका यूनिफॉर्म स्पीड था, तो डिवाइड किए थे तो ये यूनिफॉर्म टाइम मिला था। लेकिन क्या हुआ, ये जो टाइम है ये बड़ा टाइम होगा। कैसे टाइम बड़ा होगा, क्योंकि 480 से हम छोटा स्पीड को डिवाइड करें, ये स्पीड जो है वो क्या है, छोटा है, तो ये स्पीड छोटा है तो डिस्टेंस को डिवाइड करेगा तो टाइम क्या आएगा, ये टाइम बड़ा आएगा। ये जो टाइम है वो इस टाइम से बड़ा है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो कि ये 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, सपोज एक 20 है, x का वैल्यू यहाँ 20 है, और x का वैल्यू यहाँ 8 से घट गया तो ये 12 है। तो अगर 20 से डिवाइड करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ये छोटा वैल्यू देगा, और ये 12 से डिवाइड करोगे इसको तो ये बड़ा वैल्यू देगा। तो वैसे ही ये चीज़ हुआ है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो पक्का x जो मिलेगा वही x जो होगा क्या होगा, इसका यूनिफॉर्म स्पीड होगा। इसको समझने का प्रयास करना, हम एक इस लाइन को समझने का प्रयास करना। ये टाइम है, ये भी टाइम है, ये बड़ा टाइम है, ये छोटा टाइम है, और इनको घटाओगे तो ये 3 का जो डिफरेंस मिल रहा था वो यही है, 3 आवर मोर टू कम। ठीक है।